नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में और लक्ष्य जीएस क्लासेस में इसमें हम इंडियन पॉलिटी की जो बुक को कवर कर रहे हैं। इसके बुक का चैप्टर नंबर है 17 प्रेसिडेंट। इसको हम कवर कर रहे हैं और लगभग 3 वीडियो में पहले के कुछ पार्ट्स को कवर किया है। आज जो वीडियो नंबर है 4 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अब तक की जो हमने वीडियो कवर की थी। तो पहली वीडियो में शायद मुझे पता है कि इलेक्शंस के बारे में, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस के बारे में कवर किया है। फिर एक वीडियो में टर्म इम्पीचमेंट कैसे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है कैसे उन्हें पद से हटाया जाता है और कब कब वैकेंसी क्रिएट होती है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है, उसे क्या काम, क्या फंक्शंस हैं, वीटो पावर के बारे में। तो अब तक जो है वो इन टॉपिक्स के बारे में हमने कवर कर लिया है। आज जो है इस वीडियो में हम ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर प्रेसिडेंट की उसको कवर करेंगे और पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, इसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको भी इस वीडियो में, मतलब क्या है कि आज जो है हम इस वीडियो में प्रेसिडेंट जो टॉपिक है ना इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो, मतलब संसद के सत्र हैं वो नहीं कर लग रहे हों, रिसेस का टाइम हो, तो इस समय कोई भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है कोई भी किसी टॉपिक पर लॉ बनाने की, तो एक पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है वो एक लॉ वगैरह बना सकता है और इसी को कहते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123। These ordinances have the same force and effect as an act of parliament but are in the nature of temporary law। तो ये कैसा होता है भाई? ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये कैसा है? ये एक टेम्परेरी लॉ है, टेम्पोरेरी लॉ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो कैसा लॉ है? तो ऑर्डिनेंस जो एक टेम्परेरी लॉ है कि जो कभी भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब संसद की जो कार्रवाई नहीं चल रही होती है, संसद सेशन में नहीं होता है, उसके सेशन नहीं चल रहे होते हैं, तो ऐसे समय पर जो कानून बनाए जाते हैं, लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये होता है ऑर्डिनेंस। The ordinance making power is the most important legislative power of the president. It has been vested to him to deal with the unforeseen or urgent matters. But the exercise of this power is subject to the following four limitation। लेकिन इस पर भी क्या है कि जब कभी भी कोई भी वो इस पावर का जब प्रेसिडेंट यूज कर रहे होते हैं ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ पे मतलब मन आ रहा है उस पर वो कानून बना दे, नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। कौन कौन सी 4 लिमिटेशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये पहली लिमिटेशन यही कि ही कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन हाउस एंड ओनली व्हेन दी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन और व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। अब ये क्या कहना है, पूरा इसे पूरा पढ़ते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन ऑल्सो बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन because a law can be passed by both the house and not by the one house alone. An ordinance made when both the house are in the session is void. Thus the power of the president to legislate ordinance is not a parallel power of legislation। भाई इसको समझो क्या है। ये बता रहा है कि भाई ऑर्डिनेंस जो है कब इशू किया जाता है? ये तब इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट के दोनों ही सदन जो है वो सेशन में नहीं है, या दोनों में से कोई भी एक सदन सेशन में नहीं है। सपोज करो राज्यसभा है या लोकसभा है, तो लोकसभा उस समय सेशन में नहीं है, तो ऐसे में कोई भी कानून बनाया जाना है, तो भी कोई भी बिल जब पास किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास कब आता है? जब वो दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया हो, तभी तो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तब वो अपनी उस पर सहमति देते हैं। लेकिन जब अगर एक सदन नहीं है और एक सदन के द्वारा थोड़ी ना कोई बिल पास कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट इशू करते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं, तो ये पावर जो है ना ऑर्डिनेंस को इशू करने की, इज नॉट अ पैरेलल पावर, मतलब एक समान नहीं है। ये जब भी ये कदम उठाया जाता है जब हमारा जो सेशन जो है पार्लियामेंट का सेशन नहीं लग रहा होता, तब प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट the circumstances exist that the render it is necessary for him to take immediate action। तो ये स्टेप कब उठाया जाता है कि जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रेसिडेंट को लगता है भाई हाँ अब कोई ना कोई एक्शन लेना ही चाहिए, तब ये ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करते हैं।
जैसा कि इन कूपर केस इन कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दी मेलाफाइड नहीं हेड दैट दी प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। यानी कि यदि कोई भी संदेह होता है, प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है इस पर कोई भी यदि संदेह होता है तो इसको क्या है कि कोर्ट के द्वारा इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। This means that the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued one house or both the house of parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament. The 38th Constitutional Amendment Act 1975 made the president's satisfaction final and conclusive and beyond judicial review, but this provision was deleted by the 44 Constitutional Amendment Act 1978। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो तीन बातें कहा गया है भाई। कूपर केस क्या है, पहले तो हम कूपर केस देखते हैं। ये 1970 केस है। इसमें क्या है कि उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इन्होंने क्या है कि जो कुछ बैंक्स थी, वो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, तो 14 करीब 14 बैंक थी जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, ये कोर्ट में पहुंचा भाई, इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद निर्णय ये निकल कर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया था कि भाई जो इंदिरा गांधी की सरकार में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो पूरी तरीके से क्या है कि उनको एक अवैध घोषित कर दिया गया था, वॉइड घोषित कर दिया गया था इस डिसीजन को। फिर उसके बाद में इन जो सरकार ने क्या है कि एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 1975 में, और उसमें एक प्रोविजन जोड़ दिया, और उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट की सर्टिफिकेशन फाइनल है कि यदि प्रेसिडेंट जो भी चाहें उसमें वो संशोधन कर सकते हैं, और उनके द्वारा ऐसा स्टेप अगर उठाया गया है तो ये जुडिशरी के रिव्यू से बाहर है, मतलब इस पर कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में ये जो प्रोविजन था इसको पूरी तरीके से क्या डिलीट कर दिया, और जुडिशियल रिव्यू मतलब हर एक एक्ट का क्या है जुडिशरी जो है वो क्या है उसको रिव्यू करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। नेक्स्ट है लिमिटेशन, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड ऑल द मैटर एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहे हैं कि जैसे जो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है, वो पास किया जाता है, तो उसकी जितनी पावर होती है उतनी ही पावर जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की होगी, सिवाय ड्यूरेशन की। किया कि पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया जाता है वो एक कह सकते हैं ना कि एक उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो कितने समय तक, एक लॉन्ग लाइफ होता है वो। जबकि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं वो एक टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम तक ही वो रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या है वो खत्म हो जाता है, या तो पार्लियामेंट जो है उसको अप्रूवल करके बढ़ा सकती है। तो दिस हैज अ टू implications. An ordinance can be issued only on those subject on which the parliament can make law। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि केवल केवल ऑर्डिनेंस जो है उन्हीं सब्जेक्ट्स पर, उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं सब्जेक्ट्स पर इशू किया जाएगा जिस पर पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर लॉ वगैरह बना सकते हैं। दूसरा है एक ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जितनी पार्लियामेंट के एक्ट की लिमिटेशन होती है उतनी ही ऑर्डिनेंस की होगी। हेंस एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट एब्रेज टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये वहाँ कह रहे हैं कि ये है कि ऑर्डिनेंस के पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन नहीं सकता, उनको एंजॉय करने से रोक नहीं सकता है। चौथी लिमिटेशन क्या है भाई इसकी, कि एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट इज रिसेंबल्स। मतलब जब कभी भी ऐसे समय में उठाया इशू किया जाता है ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट के दोनों सदन नहीं थे और वो दोबारा से रीअसेंबल होते हैं, तो उसके सामने उसको लाया जाएगा। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस इट बिकम्स एन एक्ट। तो अगर दोनों सदनों के द्वारा वो पास कर दिया जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। एंड इफ द पार्लियामेंट टेक नो एक्शन एट ऑल द ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। और यदि पार्लियामेंट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो लगने के जो पहले पार्लियामेंट की जो कार्रवाई चालू हुई है, सेशन जो लगे हैं, उससे 6 हफ्ते के अंदर
6 हफ्ते में, मतलब कि 6 हफ्ते के दौरान जो है उसको ये खत्म हो जाएगा अपने आप से, यदि इस पर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती तब। द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन दी प्रेस्क्राइब्ड। ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते के बाद ही खत्म होगा, इससे पहले भी खत्म हो सकता है जब पार्लियामेंट अपनी चाहे तब। इफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर summoned to reassemble on different dates, the period of 6 week is calculated from the later of those days। मतलब ये कहना है कि सपोज करो राज्यसभा और लोकसभा है, तो लोकसभा जो है उसकी कार्रवाई चालू हो जाती है 2 तारीख को, और पता लगी राज्यसभा की होती है 6 तारीख को, तो 6 तारीख से जो है वो डेट गिनी जाएंगे, और 6 तारीख से 6 हफ्ते के बाद जो है वो ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम लाइफ जो है ऑफ ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक। तो ये कहना है, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में अंडरलाइन करता हूँ इसको पॉइंट के लिए। that the maximum life of an ordinance, तो जो कितनी होती है एक ऑर्डिनेंस की, या तो 6 महीने या 6 हफ्ते, ठीक है, 6 महीने या 6 हफ्ते, इतना ही एक समय होता है एक ऑर्डिनेंस का। इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, तो 6 मंथ बीइंग द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सदन। भाई देखो क्या है कि भाई 2 सदनों के बीच का गैप कितना होता है कि भाई 1 साल में 2 बार तो मिलना ही मिलना है उन्हें, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितना हो जाएगा, 6 महीने का। तो इस केस में क्या है कि ऑर्डिनेंस की जो लाइफ हो जाती है 6 महीने की, और वैसे अगर वो रीअसेंबल होती हैं उसके बाद तो क्या उन्हें रीअसेंबल हो जाती है उसके बाद तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें अप्रूव करना होता है। अगर अप्रूव करते हैं ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लेते तो खत्म हो जाता है। तो 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, कम से कम 6 हफ्ते, इतना इसका टाइम रहता है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर हिज पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ये जो है कोई अपनी एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। And he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of council of ministers headed by the prime minister। important line कि जब कभी भी प्रोमलगेट उन्हें इशू करना है या ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करना है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के मन में जब आया तब इशू कर दिया और जब आया तब उसे विड्रॉ कर लिया, नहीं। ये जो है जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये उनको एडवाइस नहीं देते हैं तब तक कोई भी वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप अगर उठाते हैं, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के परमिशन पे ये कहते हैं तभी उठाते हैं। An ordinance, like any other legislations, can be retrospective, that is, it may come into the force from the backdate. It may modify, repeal on act of parliament or any other ordinance. It can be alter, amend a tax law also। ये कह रहा है टैक्स रिलेटेड भी कोई भी ऑर्डिनेंस जो है इशू किया जा सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को ऐसा नहीं है कि पता लगे कि भी हमें संविधान में कुछ संशोधन करना है, उसके लिए प्रेसिडेंट ने जब चाहे तब एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में ऑर्डिनेंस जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। एन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज rather unusual and not found in most of the democratic constitution of the world including that of the USA, UK। ये कहना है कि ज़्यादातर अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी हैं उनके संविधान को अगर हम देखें तो किसी में भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसी भी राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। ये केवल इकलौता तो नहीं कह सकते, केवल एक भारत का ऐसे के राष्ट्रपति हैं जिनके पास ये पावर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट दी mechanism of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with a situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in the session। तो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है कि ये एक ऐसी स्थिति, एक अचानक से अगर यदि कोई भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस दौरान जो किसी के द्वारा कोई भी एक्शन ली जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये उन्हें एक ऑप्शन देता है उस समय पे कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और इसीलिए ये पावर जो है प्रेसिडेंट को दी गई है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड here that the ordinance making power of the president has no necessary connection with the national emergency envisaged in the। लेकिन ये कहना है कि ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो इमरजेंसी से, आर्टिकल नंबर 300, इससे कोई भी कनेक्शन उसका नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो बार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मफुल रिबेलियन। तो ये कहना है कि ये प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकते हैं एक ऑर्डिनेंस को जब चाहे कोई एक्सटर्नल कोई युद्ध ना हो तब भी। ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल इमरजेंसी के समय पर ही इशू किया जाएगा, नहीं, जब चाहे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन ना हुआ या आर्मी विद्रोह ना करे या कोई युद्ध ना हो तब भी वो इसे इशू कर सकते हैं। द रूल ऑफ द लोकसभा रिक्वायर दैट व्हेनेवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, कि लोकसभा के अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें
तो कभी भी कोई भी बिल अगर इशू किया जाता है उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, तो एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस दैट हैज नेसेसिटेड इमीडिएट लेजिस्लेशन बाय ऑर्डिनेंस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द। तो ये वही कह रहे हैं कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी अगर विधेयक लाया जाता है तो उसके पीछे उससे बताना होगा कि क्या रीजन है, क्यों लाया जा रहा है, उसे क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। तो सो फार नो केस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। तो अब तक ऐसा कोई भी केस आया ही नहीं है जो ऑर्डिनेंस का रिलेटेड हो कि प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस इशू किया है भाई, और वो पता लगी कि इशू जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है या उन्होंने अपनी एक मर्जी के हिसाब से किया है, वो सही ऐसा नहीं करना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए सुप्रीम कोर्ट साहब उसे रिव्यू करें, तो ऐसा कोई अब तक मैटर नहीं आया है। बट द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन DC वधवा केस 1987 इज हाईली रेलिवेंट है। भाई DC वधवा केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट बिटवीन 1967 1981 द गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमलगेटेड 256 ऑर्डिनेंस and all these were kept in force for period ranging from 1 to the 14 year for a promoting from time to ओहो। तो भाई DC वधवा केस में क्या बताया है, इसमें बताया गया है, कोर्ट ने बताया है कि 1967 से लेकर 1981 तक बिहार के जो गवर्नर थे उन्होंने लगभग 256 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। तो कोर्ट रूल्ड दैट द सक्सेसिव of the ordinances with the same text without any attempt to get the bill passed by the assembly would amount the violation of the constitution। ये कहना है कि भाई बार बार लगातार आप ऑर्डिनेंस इशू किए जा रहे हो, लेकिन अगर ऐसा इतना ही इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू करना, तो क्यों ना बाद में जब कभी भी रीअसेंबल होती है वहाँ की लेजिस्लेशन तो वो एक बिल बना दे। उन्हें अगर ऐसा स्टेप उठाया जाता है तो ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान का ये उल्लंघन करता है ऑर्डिनेंस। तो इट हेल्ड दैट द एक्सेप्शनल पावर, भाई ये एक एक्सेप्शनल पावर है लॉ मेकिंग की थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। अब इसको ऐसा नहीं है कि भाई जो राज्य के पास पावर है, विधानमंडलों के पास पावर है उनको लॉ बनाने की, आप उसको रिप्लेस करके क्या है कि अपने बार बार अपने ऑर्डिनेंस से उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है भाई, दोनों को अपनी अपनी पावर है। ये एक पावर दी गई है, एक्स्ट्रा पावर दी गई है भाई गवर्नर को या प्रेसिडेंट को कि भाई जब कभी वो सदन नहीं है तब अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और उस समय उस विषय पर कानून बनाना भाई जरूरी है, तब इसका जो यूज किया जाए। अब ऐसा नहीं है जब भी सेशन है तब भी अब ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इशू किए जा रहे हैं। तो ये जजमेंट, ये अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ना हो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई राष्ट्रपति की जो क्षमा याचिका वाली है जो पावर्स होती हैं उनके बारे में। Article 72 of the Constitution empower the President to grant pardon to the person who have been tried and convicted of an offense of any offense in all cases। तो ये कहना है कि भाई आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है कि वो किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी अपराध में उसे सजा सुनाई गई है, दोषी इसको दोष सिद्ध किया गया है। किन किन केस में भाई, पहला है पनिशमेंट या सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, पनिशमेंट या सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट, या सेंटेंस ऑफ डेथ। ये कह रहे हैं कि भाई वो कोई भी यूनियन लॉ के अगेंस्ट किसी ने कोई अपराध किया है और उसमें सजा सुनाई गई है तब, या मिलिट्री कोर्ट ने उसे कोई सजा सुनाई है, या किसी व्यक्ति को फांसी दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, तो इन केसेस में क्या है कि उसे क्षमा वगैरह राष्ट्रपति जो है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो जुडिशरी से बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल स्वतंत्र है। बट द प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट, भाई इस पावर को राष्ट्रपति को देने के दो उद्देश्य थे। पहला तो यही था टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि सपोज करो भाई सजा की सुनाता कौन है, भाई हमारे यहाँ गए, कोई केस हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, कोर्ट जुडिशरी काम उसको सजा सुनाना। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हर 100% कोई भी चीज़ सही हो, तो भाई कोई एक एरर हो जाता है लॉ में और जुडिशरी ने अपनी एक जो उसे अपना डिसीजन देना था वो उसने दे दिया, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि भाई कोई भी कानून में यदि गलती होती है तो एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास कि एक दरवाजे खुले हुए हैं कि प्रेसिडेंट अगर उसे चाहें तो वो जो सज़ा सुनाई गई है उसको उसमें करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि टू अफोर्ड रिलीफ फॉर अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज अनड्यूली हार्श।
तो ये किसी भी मतलब सजा में उसको रिलीफ कर सकते हैं। अब इसकी जो 4 तरीके की 5 तरीके की पावर्स हैं उनको हम देखते हैं। पहली है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है सीधे-सीधे क्षमा। It remove both the sentence and the conviction and completely absolve the convict from all sentence, punishment and disqualification। तो ये कह रहे हैं भाई इसमें दंड और बंदीकरण, भाई सेंटेंस, दंड, भाई कन्विक्शन, पूरी तरीके से इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया जाता है। इसका मतलब है दोषी की जो सजा है, दंड है, उसके जो दंडादेश हैं, इन सभी से उसको पूरी तरीके से क्या है, उसको बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। दूसरा है कम्यूटेशन। इट डिनोट द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। अब कम्यूटेशन में क्या, इसका कम्यूटेशन की देखो हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी होती है इसकी लघुकरण। लघुकरण इसमें क्या आता है, इसका जो दंड की जो फॉर्म होती है, पनिशमेंट की जो फॉर्म होती है ना, उसमें चेंज कर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे A death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment। यहाँ पर देखें भाई किसी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है तो उसे क्या है भाई मृत्यु दंड, मृत्यु दंड इससे चेंज करके उसे कर देंगे भाई चलो कोई बात नहीं आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। या जैसे कठोर कारावास है किसी को, उसको क्या कि साधारण कारावास की सजा जो है वो साधारण कारावास की सजा जो है उसमें बदल देते हैं। तो ये होता है कम्यूटेशन मतलब होता है कि उसका जो स्वरूप होता है, फॉर्म होती है, उसमें कुछ चेंज कर देना। नेक्स्ट है रिमीशन। रिमीशन का अगर हिंदी बात करें तो इसका होती है परिहार। परिहार का मतलब है इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। मतलब क्या है कि उसका करेक्टर में तो वही रहेगा लेकिन उसका जो टाइम है, मतलब दंड की जो अवधि होगी, इसका पीरियड होगा, उसमें चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल a sentence of rigorous imprisonment of 2 for 2 year may be limited to the rigorous imprisonment of 1 year। मतलब क्या है कि भाई कठोर कारावास की किसी को सजा सुनाई गई है 2 साल की, तो भाई कठोर कारावास तो रहेगा लेकिन 2 साल की जगह क्या है, उसे क्या है कब 1 साल कर दिया जाना, 2 साल की जगह 1 साल। तो ये होती है रिमिशन। अब आती है भाई रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विराम लगा देना। It denote awarding a lesser sentence in place of a one original awarded due to some special fact such as physical disability of a convict or a pregnancy। ये कुछ एक्सेप्शनल केस में दी जाती है। जैसे मान लो उसकी जो मूल सजा है ना, उसके प्रावधानों में किसी विशेष परिस्थिति के होते हुए उसमें कुछ चेंज कर देना। जैसे कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं या कोई भी डिसेबल पर्सन है, उनकी क्या है कि उस समय देखें तो उनकी सज़ा जो है, उनकी अवधि है ना, उसमें कम कर देंगे, कम कर दी जाएगी उसकी स्थिति देखकर। तो स्थिति देखकर जो सज़ा कम की जाती है उसको कहते हैं रेस्पाइट। आखिरी आता है भाई रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन इट इम्प्लाइज टू a stay of the execution of a sentence, especially that of that for a temporary period। It purpose to is to enable the convict to। देखो इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या है, कुछ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उस सज़ा जो होती है उस सज़ा पर रोक लगा दी जाती है, खास करके जो मृत्युदंड की होती हैं, डेथ वाली जो होती है ना, उन पर। और इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है कि इसका उद्देश्य होता है कि ये जो पीरियड है ना उस पर रोक लगाई है, वो क्या है किसी तरीके से क्षमा या लघुकरण की, मतलब क्या है कम्यूटेशन या जो पार्डन जो है वो प्रेसिडेंट से ले ले। प्रेसिडेंट उस समय पे उसे एक ऑप्शन और देते हैं, चलो ठीक है हम तुम्हें देखते हैं तुम्हारी याचिकाओं को कि तुम्हें हो सके तो वो माफ़ कर दें। ये हैव टाइप टू सीक दी पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो पजेस द पार्डनिंग पावर। तो 161 में कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर। अब देखो अभी हमने देखा था 72, आर्टिकल नंबर जो 72 है, आर्टिकल 70 में बताया गया प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, और वहीं यदि गवर्नर की बात करें तो किस में दी गई है 161 में। तो आपको दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है कि भाई प्रेसिडेंट की पावर, पार्डनिंग पावर 72 में, गवर्नर की 161 में है। अब गवर्नर भी भाई हैं, गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। यदि किसी राज्य कानून के खिलाफ कोई भी अपराध घटित होता है तो उसमें गवर्नर के पास पावर है उनको ये सब करने की। बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन दो रेस्पेक्ट में ये बताया गया, दो फील्ड में जो प्रेसिडेंट, गवर्नर की पावर है प्रेसिडेंट की पावर से अलग है। कौन की दो किस्में,
द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्ट बाय द कोर्ट मार्शल वेन एवर द गवर्नर, मतलब क्या है कि यदि किसी भी मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई है किसी पर्सन को, तो ऐसे में केवल केवल प्रेसिडेंट के पास पावर है जो उसको क्षमा कर सकता है, गवर्नर बल्कि नहीं कर सकता है। दूसरा है द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट, मतलब क्या है कि यदि किसी को मृत्यु से सजा सुनाई गई है तो इसमें भी केवल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसको क्षमा कर दे, बल्कि गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता। इवन यहाँ तक कि यदि कोई भी स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब डेथ सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाई विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द ग्राउंड, यदि कोई भी मतलब कहते हैं ना कि अपराध या कोई भी राज्य के कानून के खिलाफ भी अगर कोई अपराध हुआ, उससे संबंधित कोई भी अपराध है, तब भी मृत्यु सजा को क्षमा करने की जो पावर है केवल केवल प्रेसिडेंट को है, गवर्नर को नहीं है। तो गवर्नर कैन सस्पेंड remit commute a sentence. In other words, both the governor and the president has the concurrent power in respect of the suspension, remission, and the commutation of the death sentence. The Supreme Court examined the pardoning power of the president under the different cases and laid the following principle. अभी क्या ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रिंसिपल अपने भाई जारी किए हैं। यही है कि द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात तो यही है कि जो भी पटिशनर है, जो है पटिशनर है, यदि वो मर्सी मतलब उसकी जो क्षमा याचिका जो होती है वो ओरली नहीं होगी, वो रिटन में होगी। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। बाई प्रेसिडेंट जो है किसी भी चीज़ को, अगर किसी व्यक्ति को क्षमा करेंगे तो जो भी उनके सामने एविडेंस आएंगे वो एक अपने नज़रिए से देखेंगे, उस नज़रिए से नहीं जैसे कोर्ट ने देखा है। तीसरा, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, मतलब जो पावर इशू की यहाँ पर इंजॉय करेगा, मतलब जो भी डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट केवल अकेला नहीं लेगा बल्कि यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर लेगा। चौथा बताया गया है द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। भाई ये प्रेसिडेंट को नहीं है कि उसने सपोज करो कोर्ट ने उसको किसी को मृत्यु की सजा सुनाई है, प्रेसिडेंट ने उसको बिल्कुल बरी कर दिया, अब प्रेसिडेंट ने उसको क्यों किया है, क्या कारण है, वो उसे कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है। द प्रेसिडेंट can afford relief not only for a sentence that he regard unduly harsh but also an evident mistake. 6.1 There is no need for the Supreme Court by laid down specific guidelines for the exercise of power by the president. कोई ज़रूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट कि भाई इससे संबंधित भी कोई भी गाइडलाइन जारी करे कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो कैसे और कब यूज़ करेगा उसको। नेक्स्ट है द 7 द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये कोई जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं है पार्डनिंग पावर। Where an earlier petition for mercy has been rejected by the president, stay cannot be overturned by filing another। यही केवल केवल एक मौका दिया जाएगा भाई दोषी को, केवल एक मौका है। अगर उस मौके का उसने फ़ायदा पूरी तरीके से उठा लेता है और प्रेसिडेंट साहब संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है कोई गलती हो गई, इसे क्षमा कर दें, तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे किसी भी पिटिशनर को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा कि वो क्षमा याचिका दोबारा से दे सके। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भाई, इसके बारे में बताया गया है, कोई ज़्यादा खास है नहीं इसमें पढ़ने को, आप एक बार ओरली से पढ़ सकते हो खुद ही। इसमें देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 2-4 चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट पार्टिकुलर रेफरेंस हैज़ टू बी मेड टू द प्रोविजन आर्टिकल 53, 74 एंड 75। अब इन तीनों आर्टिकल को पढ़ते हैं भाई हम क्या कहते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 53 कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट चाहे तो इस एक्सरसाइज को वो खुद से यूज़ कर सकता है या जो छोटे छोटे उसके द्वारा कोई जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वो अपॉइंट कर सकता है। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट तो खैर नहीं, जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये किसके एक ऑफिसर्स भी किसके अंडर अधीन रह के काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है और वो उसके द्वारा ही क्या है ये प्रशासन को संभालता है। ये आर्टिकल नंबर 53 कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president। अभी क्या कहना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और उसमें हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि सहायता भी करेगा और सलाह भी देगा प्रेसिडेंट को। अब किन किन मामलों में सलाह देगा भाई प्रेसिडेंट को, कि ताकि वो अपने जो काम काज है, अपने जो फंक्शंस हैं अच्छी तरीके से कर सके, उसकी एडवाइस में रहते हुए आर्टिकल नंबर 74 बताता है।
आर्टिकल 75 क्या बताता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। दिस प्रोविजन इज द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो केवल ये बता रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो किसके लिए? लोकसभा के लिए। जबकि इंडिविजुअली बात करें हम, भाई इंडिविजुअली ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी मंत्रालय दिए गए हैं, जितने भी मंत्री हैं, जैसे केंद्र के मंत्री हैं, ये इंडिविजुअली चाहे जब चाहे तब ये प्रेसिडेंट इनमें से किसी को बुला सकता है और उससे पूछ सकता है, उसकी इंक्वायरी कर सकता है कैसे कामकाज प्रशासन से संबंधित, उनसे रिपोर्ट ले सकता है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 enacted by the Indira Gandhi government made the president bound by the council of ministers headed by the prime minister। तो ये क्या कह रहा है भाई? ये कहना है कि 42वां संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार में थे, इंदिरा गांधी सरकार ने ये पारित किया था और उसमें इस चीज़ को कहा गया था कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करेगा। लेकिन अगेन सरकार आई भाई मोरारजी देसाई की, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया था 1978 में, जिसे कहते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। इसमें प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। तो उन्होंने एक ऑप्शन उसमें जोड़ दिया कि भाई प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि जो भी आपने एडवाइस दी है उसको एक बार दोबारा से और अपनी चर्चा कर लो, उसे सोच समझ लो। ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अगर वो दोबारा से उसी एडवाइस को देते हैं तो उसे तो मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा। तो द प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट द एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। मतलब उनकी एडवाइस के बिना कोई काम नहीं कर सकते। अगेन अक्टूबर 1997 में द कैबिनेट रिकमेंडेड प्रेसिडेंट के आर नारायण टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इन उत्तर प्रदेश। भाई 1970 में कैबिनेट में जो तब प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, उनसे कहा गया था भाई उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दो। द प्रेसिडेंट ने रिटर्न द मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन। कैबिनेट उन्होंने, अब राष्ट्रपति साहब ने, के आर नारायण साहब ने कही भाई एक बार दोबारा से सोच समझ लो। तब ये निर्णय लिया गया था कि डिसाइडेड नॉट टू मूव अहेड इन द मैटर। तो उनमें फिर बाद में निर्णय लिया गया था कि भाई छोड़ो हटा, राष्ट्रपति शासन मत लगाओ। ऐसे ही बीजेपी शासित सरकार आई, कल्याण सिंह वाज सेव्ड अगेन इन सितंबर 1998 द प्रेसिडेंट के आर नारायण रिटर्न अ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट सच दैट साउथ टू इम्पोज वही सब कुछ वही कि भाई हाँ साहब लगा ले या नहीं लगा। तो उन्होंने फिर से कही कि एक बार फिर सोच समझ लो, उन्होंने कि चलो छोड़ो। तो ये सब इसमें बताया गया है, कोई ज़्यादा खास इसमें चीज़ कुछ है नहीं। ये जरूर कुछ इंपॉर्टेंट है, कहना है कि प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ही हैज़ सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। इन अदर वर्ड द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन डिस्क्रिशन दैट इज विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कहना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो राष्ट्रपति जो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। क्या है? पहला तो यही है कि अपॉइंटिंग, पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, या व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली एंड देयर इज नो ओबियस सक्सेसर। तो इसका मतलब क्या है कि यदि लोकसभा में किसी भी पार्टी की कोई पूर्ण बहुमत नहीं है, कोई पार्टी एक क्लियर मेजोरिटी में नहीं है भी किसकी सरकार बनाई जाए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन रहता है भी किसी व्यक्ति को वो जिस चाहे उस पार्टी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे और उसको कुछ समय दे देगा, भाई इतने समय में आपको बहुमत साबित करनी है, ठीक है। या कोई प्राइम मिनिस्टर एकदम से अपने ऑफिस में डाई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है कार्यकाल के दौरान, तब प्रेसिडेंट जिसे चाहे, कोई भी और सक्सेसर नहीं है, तब प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा ये इनकी डिस्क्रिशन पावर है भाई। फिर दिया गया है दूसरे पॉइंट में डिसमिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सरकार को भी हटा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है जब ये लोकसभा में अपना जो है विश्वास खो देते हैं। तब डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लॉस्ट मेजोरिटी, मतलब वही अपनी बहुमत जब खो देते हैं तब लोकसभा को भंग करना है। तो इन तीन केसेस में उसको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं से ये डिसीजन लेता है। आगे भाई इसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि कौन से आर्टिकल्स के बारे में क्या बताया गया है, तो ये आर्टिकल आप एक बार इस पर निगाह डालते हैं भाई। आर्टिकल 52 वो अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 53 कहता है कि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है।
54 में इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 में क्या मैनर होगा इलेक्शन का। 56 में बताया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कितने समय का होगा, तो उनकी 5 साल का होगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी, दोबारा से कोई लड़ना चाहता है तो 57 में। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा के इलेक्शन चुनाव लड़ने की सदस्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। कंडीशन के बारे में बताया गया है कुछ, शपथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, इसमें बताना है आपको, मैंने बताया है। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, जिसे हिंदी में महाभियोग भी कहते हैं भाई। कितने समय में कोई भी अगर वैकेंसी हो जाती है तो उसको भरा जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। कोई भी अगर मामला है राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड तो आर्टिकल नंबर 71 में बताया गया है। 72 में क्षमा जो पावर्स होती हैं किसी को क्षमा करने की राष्ट्रपति के पास। 74 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद कब सलाह देंगे और उसकी सहायता करेंगे उसे कामकाज करने में। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, और इम्पोर्टेंट इसमें देखें तो 111 है किसी भी बिल पर सहमति देना। 112 में यूनियन बजट जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसके बारे में है। 123 में है पावर प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर है। 143 में है प्रेसिडेंट की जो कंसल्टेशन पावर, मतलब जब कभी उससे संबंध डाउट होता है किसी भी लॉ या फैक्ट से तब वो कोर्ट से जो है सलाह ले सकता है। तो भाई हमारा जो चैप्टर है भाई प्रेसिडेंट यहाँ पर फिनिश होता है, प्रेसिडेंट का जो है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर हमें बताओ कमेंट में। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। भाई कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में, और क्या है इसको लाइक करो भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो।